नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विनोद वशिष्ठ सोनी एजुकेशन एप्लीकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि विद्यार्थियों, रीट की महाभर्ती इस समय आप सभी के सामने है और ये भर्ती कई लोगों के सपने हकीकत करने के लिए आई है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस सपनों की दुनिया को हकीकत में बदलने का इससे बेहतर समय और कोई नहीं मिलने वाला है। तो तैयार हो जाइए सोनी एजुकेशन की बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ करके अपनी तैयारी को धार देने के लिए। तो जैसे कि विद्यार्थियों, आप सबको विदित है कि ये जो हमारी रीट की भर्ती परीक्षा है, इसमें काफी महत्वपूर्ण रोल में आने वाले सब्जेक्ट्स में साइकोलॉजी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड और आपका सब्जेक्ट रहता है। इसी थीम के ऊपर अगर मैं बात करता हूं एक विशेष कंटेंट की, जिसमें मैं रीट लेवल 2 की बात करता हूं, तो उस रीट लेवल 2 में जो एसएसटी यानी कि सोशल स्टडीज वाला कंटेंट है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है विद्यार्थी मित्रों। 60 प्रश्न एसएसटी के सीधे पूछे जाते हैं रीट के अंदर, और उन 60 प्रश्नों में से आखिरी के 10 सवाल आपके टीचिंग मेथड के पूछे जाते हैं, शिक्षण विधियों के पूछे जाते हैं। तो वो शिक्षण विधियों का प्रस्तुतिकरण करने के लिए ही मैं आप लोगों के समक्ष आया हूं, ताकि आप लोग बेहतर से बेहतरीन कर सकें और अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें इस रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं एसएसटी टीचिंग मेथड्स। एसएसटी टीचिंग मेथड्स एक छोटा सा सिलेबस है, लेकिन 10 प्रश्न सिलेक्शन देने के लिए काफी ज्यादा होते हैं विद्यार्थी मित्रों, क्योंकि लड़ाई एक एक अंक की है। तो तैयारियों को धार दें और लग जाइए आज सही तरीके से और सिस्टमेटिक तैयारी करने के लिए सोनी एजुकेशन ऐप से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आपके पाठ्यक्रम के, यानी कि हमें पढ़ना क्या है। और पाठ्यक्रम जो है, ये हम रीट लेवल 2 का जो एसएसटी वाला पोर्शन आता है, सोशल स्टडीज वाला पोर्शन आता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसके अंदर टोटल 2 इकाइयां आएंगी। कितनी इकाइयां आएंगी? 2 इकाइयां। और इन 2 इकाइयों से लगभग आपके 10 सवाल पूछे जाएंगे। कैसी क्या चीज हमें पढ़नी है वो देख लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें इकाई संख्या 1 की, तो इस इकाई संख्या 1 के अंतर्गत आपको सामाजिक अध्ययन का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, विशेषताएं तथा तथ्य पढ़ने हैं। यानी कि सोशल स्टडीज क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, एरियाज क्या है, इसकी विशेषता क्या है और इसके अंदर कौन कौन से फैक्ट आते हैं, ये हमको इसके अंदर पढ़ने होंगे। इसके अलावा सामाजिक अध्ययन शिक्षक के गुण तथा शिक्षण समस्याएं, इनके बारे में बातें होंगी। यानी कि सोशल स्टडीज पढ़ाने वाले टीचर में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए और सोशल स्टडीज की टीचिंग कराने में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है स्टूडेंट्स को, ये हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो 2 इकाइयां हैं, जिसमें पहली इकाई के अंदर हमें ये 2 चीजें पढ़नी होगी। इसके बाद में अपन बात करें इकाई संख्या 2 की, तो इस इकाई संख्या 2 के अंदर आपको जो चीजें पढ़नी है वो है कि साहब, ये जो पाठ्यक्रम
और पाठ्यचर्या के तथ्य कि सिलेबस क्या होता है, करिकुलम क्या होता है, कैसे इनको एक्सप्लेन किया जाता है, कैसे इनके तहत पढ़ाई होती है, इनके ऊपर क्या क्या बेस्ड डेफिनेशंस दी गई है, क्या इनका प्रारूप है, वो सारी चीज इसमें हमको पढ़नी पड़ती है। इसके बाद में शिक्षण अर्थ परिभाषा चर। इसके बाद हमको देखना पड़ता है कि जो टीचिंग होती है उसका मतलब क्या है, टीचिंग से रिलेटेड क्या क्या डेफिनेशंस दी गई हैं, और टीचिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं, शिक्षण चर क्या होते हैं, इनके बारे में हमको अध्ययन करना पड़ता है। इसके अलावा शिक्षण व्यू रचनाएं, टीचिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, कौन सी व्यू रचना तैयार करके हमें टीचिंग को इफेक्टिव बनाना पड़ता है, यह भी हमें इसके अंदर पढ़ना पड़ता है। और शिक्षण व्यू रचनाएं में आपको मैं दो योजनाएं पढ़ाऊंगा, एक तो आपको इसमें पढ़नी है पाठ योजना और एक इसमें आपको पढ़नी है इकाई योजना। क्लियर है? पाठ योजना और इकाई योजना, ये दो योजनाएं इसके अंदर आपको पढ़नी पड़ेंगी। क्लियर है? तो शिक्षण व्यू रचनाएं में पाठ योजना हो गई और इकाई योजना हो गई। इसके अलावा मैं अगर आपको बताना चाहूं तो इसमें हमको पढ़ने हैं कुछ शैक्षिक नवाचार, जिसमें आपके सूक्ष्म शिक्षण है, आपके मस्तिष्क विप्लव है, आपके पैनल चर्चा है आदि। यानी कि माइक्रो टीचिंग, शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए जो भी नए तरीके अपनाए जाते हैं वो शैक्षिक नवाचार हैं। और हमें हमारे सिलेबस के अंदर वो तीन पढ़ने हैं, माइक्रो टीचिंग पढ़नी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग पढ़नी है, पैनल डिस्कशन पढ़ना है, ये तीन चीजें पढ़नी है। क्लियर है? इसके अलावा फिर हमें पढ़नी है कुछ शिक्षण विधियां। फिर हमें कुछ शिक्षण विधियां पढ़नी है। अब वो व्याख्यान विधि है, प्रश्नावली विधि है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि है, प्रोजेक्ट विधि है और समस्या समाधान विधि है और एक सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि है। इन विधियों का हम चर्चा करेंगे और इनको कंप्लीट करने के बाद में फिर हम आएंगे शिक्षण सहायक सामग्री कि साहब टीचिंग एड्स क्या होते हैं, ऑडियो एड क्या होते हैं, विजुअल एड क्या होते हैं, ऑडियो विजुअल बोथ क्या होता है, यह हमको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। और जैसे ही कंटेंट खत्म हो जाएगा उसके पश्चात हमें एक छोटा सा सूक्ष्म टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, मापन व मूल्यांकन। छोटा टॉपिक है बिल्कुल, ये चीजें हमको इसके अंतर्गत पढ़नी है। तो सिलेबस के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। हमें सिलेबस जो है रीट के अंदर जो एसएसटी के टीचिंग मेथड का है, इस टीचिंग मेथड के सिलेबस में टीएम यानी कि टीचिंग मेथड के सिलेबस में टोटल 2 इकाई पढ़नी है, जिसमें पहली इकाई में सामाजिक अध्ययन क्या होता है, उसका अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, विशेषता और तथ्य पढ़ने हैं। उसके बाद में सामाजिक अध्ययन टीचर की क्या क्वालिटीज होती है, टीचिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, ये पढ़नी है। इसके अलावा इकाई संख्या 2 में सिलेबस और करिकुलम में क्या डिफरेंस है, क्या फैक्ट्स है, ये पढ़ने हैं। शिक्षण का क्या अर्थ है, परिभाषा है, क्या चर है, ये पढ़ना है। शिक्षण व्यू रचनाएं क्या होती है, लेसन प्लान, इकाई योजना क्या होती है, शैक्षिक नवाचार, माइक्रो टीचिंग, मस्तिष्क विप्लव, पैनल चर्चा क्या है, ये पढ़ना है। और शिक्षण विधियां पढ़नी है, शिक्षण सहायक सामग्रियां पढ़नी है और मापन मूल्यांकन पढ़ के सिलेबस को समाप्त कर देना है। स्मार्ट वर्क करके चलो, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क, ये आपको पता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इकाई संख्या 2 से प्रारंभ करना चाहेंगे और इकाई संख्या 2 जो है उसका पहला टॉपिक है पाठ्यक्रम व पाठ्यचर्या। ये 2 चीज है। अब पहले इसको समझो आप। इससे पहले कि हम इस सिलेबस को आगे बढ़ाएं, एक बात ध्यान रखना कि चाहे आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं, चाहे आप टीचिंग मेथड पढ़ते हैं,
दोनों की ही सिलेबस में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 भाषाओं का अध्ययन करना पड़ता है, सिर्फ 2 भाषाओं का, जिसमें एक भाषा तो है ग्रीक और एक भाषा है लैटिन। 2 ही भाषाओं का अध्ययन होता है, ग्रीक और लैटिन। अब ये दोनों भाषाओं खास बात यह है कि ग्रीक जो है वो यूनान देश में बोली जाती है, जहां सुकरात, प्लेटो, अरस्तु का जन्म हुआ था, और लैटिन भाषा इटली में बोली जाती है। क्लियर है? तो ग्रीक यूनान में और लैटिन इटली के अंदर। अब ये जो ग्रीक और यूनान के अंदर और लैटिन जो इटली के अंदर बोली जाने वाली 2 भाषाएं हैं, इन दोनों की खास बात यह है कि ये दोनों की दोनों भाषाएं एक ही महाद्वीप में बोली जाती है, और वो महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप। विद्यार्थी मित्रों, तो एक ही महाद्वीप में बोले जाने के कारण इन दोनों भाषाओं को एक दूसरे की समकक्ष और समतुल्य भाषाएं माना जाता है। यही कारण है कि जब एग्जाम में सवाल आता है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, तो वहां जब ये दोनों ऑप्शन में होते हैं तो पहली प्रायोरिटी ग्रीक को दी जाती है और देन सेकेंड प्रायोरिटी लैटिन को दी जाती है, क्योंकि दोनों भाषाएं एक ही महाद्वीप में बोली जा रही है। क्लियर है? अब साहब यहां पर इन 2 शब्दों को एक बार लेते हैं। जैसे ये तो ले लिया अपन ने पाठ्यक्रम, और ये ऑब्लिक करके अपन ने ले लिया पाठ्यचर्या। अब कल को कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 टर्म्स, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर है? तो सबसे पहली बात, पाठ्यक्रम को तो सिलेबस कहते हैं, और पाठ्यचर्या को करिकुलम कहते हैं। क्लियर है? पाठ्यक्रम का मतलब तो सिलेबस है, पाठ्यचर्या मतलब करिकुलम है। अब अंतर क्या है तो ध्यान दीजिएगा। आज मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैं आपको टीचिंग मेथड पढ़ाने आया हूं और आपको मुझे 2 इकाई पढ़ानी है, मैं आपको 2 इकाई पढ़ा दूंगा। अब 2 इकाई पढ़ाने के बाद जब सिलेबस ही खत्म हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या? यानी केवल विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान जो दिया जाता है, केवल विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान जो दिया जाता है, वो तो क्या कहलाता है? पाठ्यक्रम। लेकिन हम जो स्कूलों में पढ़ के आए हैं उसमें सिर्फ हमको पढ़ाया ही नहीं जाता था, बल्कि पढ़ाने के अलावा भी हमसे कई अतिरिक्त गतिविधियां करवाई जाती थी। जैसे कि साहब आपके मेहंदी प्रतियोगिता हो गई, गायन प्रतियोगिता हो गई, खेलकूद प्रतियोगिता हो गई, वाद विवाद प्रतियोगिता हो गई, भाषण प्रतियोगिता हो गई। उन अतिरिक्त चीजों को पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहा जाता था, को करिकुलर एक्टिविटीज कहा जाता था। तो जब वो पाठ्य सहगामी क्रियाएं इस पाठ्यक्रम के साथ में जुड़ जाएं तो फिर जो बड़ा कंसेप्ट बनेगा वो क्या बनेगा? पाठ्यचर्या। तो केवल विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान तो क्या है? पाठ्यक्रम, और पाठ्य सहगामी क्रियाओं के जुड़ जाने से वह क्या बन जाता है? पाठ्यचर्या। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक विशेष चीज बताना चाहता हूं। कभी कभी इस पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या यानी कि सिलेबस और करिकुलम को एक व्यापक शब्द के रूप में जब बताया जाता है तो सीधा एक ही शब्द लिखा जाता है, सीधा एक ही शब्द लिखा जाता है, और वो शब्द है करिकुलम। और इस करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द क्यूररे से हुई है, और जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। तो कई बार पूछ लेता है कि करिकुलम शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, तो आपको आंसर देना है लैटिन भाषा से। कौन से शब्द से हुई है? तो साहब क्यूररे से। अर्थ क्या होता है? तो दौड़ का मैदान। यानी कि अगर वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि एक विद्यार्थी के लिए पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या की तुलना किसके साथ की गई है, तो आंसर आता है दौड़ के मैदान के साथ में की गई है। वो क्यों? कि जिस प्रकार एक धावक यानी कि दौड़ने वाला निश्चित दूरी को निश्चित समय में दौड़ करके पूरी करता है, उसी प्रकार एक विद्यार्थी भी निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित समय में पढ़ करके पास होता है। तो इसका मतलब उसके लिए वो क्या बना हुआ है? दौड़ का मैदान बना हुआ है। क्लियर है? अब साहब अगली बात, एक बार इसको देख लीजिए, फिर अपन अगले पेज पर बढ़ते हैं। फटाफट से देख लीजिए इसको।
चलिए जी, अब सुने। अब साहब इस पाठ्यक्रम से रिलेटेड कुछ विचार लोगों ने व्यक्त किए, जैसे कि एक आयोग बहुत चर्चित रहा है जिसका नाम आपने खूब सुना होगा, मुदालियर आयोग के अनुसार, और इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। 1952-53 के तहत आया था। ठीक है, ये एक परिभाषा देता है और बहुत गजब परिभाषा देता है। और आपको तो पता ही है कि जब तक 2-5 आदमी आकर के कुछ बोलेंगे नहीं, परिभाषा नहीं देंगे, तब तक हमें विश्वास ही नहीं होता कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो ये जो मुदालियर आयोग है यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग है, ये एक परिभाषा देते हैं कि साहब संपूर्ण पाठ्यक्रम मृत है जब तक कि अच्छे शिक्षक और अच्छी शिक्षण विधियां ना हो। अच्छी परिभाषा है। ये कहना चाहता है मुदालियर आयोग कि संपूर्ण पाठ्यक्रम मृत है यानी कि मरा हुआ है जब तक कि अच्छे टीचर और अच्छे टीचिंग मेथड ना हो। अब देखो, इसमें हमें याद क्या रखना है, मुद्दा यह है कि ये जो रीट का एग्जाम हो रहा है, इसके अंदर काफी क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, मतलब आपके अंदर समझ होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। और वो समझ कैसे विकसित होगी, वो ऐसे विकसित होगी, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और स्मार्ट वर्क कैसा है, ये है, आपको पूरी परिभाषा याद करनी ही नहीं है, सिर्फ एक शब्द याद रखना है और वो क्या है, मृत। जिस परिभाषा में मृत शब्द आ जाएगा, वो परिभाषा किसकी हो जाएगी, मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग की हो जाएगी। अगली परिभाषा है श्रीमती कोचर के अनुसार। श्रीमती कोचर के अनुसार ये क्या परिभाषा देती हैं, तो ये देखिएगा, ये कहती हैं कि जिस प्रकार एक सैनिक को हथियार चलाने का ज्ञान आवश्यक है, जिस प्रकार एक सैनिक को हथियार चलाने का ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार एक शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान आवश्यक है। क्लियर है? देखिएगा, जिस प्रकार एक सैनिक को हथियार चलाने का ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार एक शिक्षक को शिक्षण विधि का ज्ञान आवश्यक है। सीधी सी बात है, सैनिक तो हथियार ही चलाएगा और टीचर टीचिंग मेथड पढ़ाएगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। तो कुल मिला के बात यह कि आपको इस परिभाषा के अंदर भी स्मार्ट वर्क करते हुए पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, आपको इसमें 2 शब्द याद रखने हैं, और वो 2 शब्द क्या है, सैनिक और हथियार। जहां पर भी जिस भी परिभाषा में सैनिक और हथियार की बात हो रही होगी, वो परिभाषा किसकी हो जाएगी, श्रीमती कोचर की हो जाएगी। ठीक है, तो 2 परिभाषाएं तो क्लियर हो गई है। अब हम बढ़ते हैं अगली परिभाषा पे। अगली परिभाषा है कनिंघम के अनुसार। और मैं आपको फिर से कह दूं कि अगर एग्जाम में कोई डेफिनेशन आई तो वो निश्चित रूप से ये हो सकती है, निश्चित रूप से, क्योंकि जिस प्रकार पर्सनैलिटी वाले चैप्टर में, व्यक्तित्व वाले चैप्टर से अगर परिभाषा आती है तो वो आलपोर्ट की आती है। वैसे भैया अगर यहां से डेफिनेशन आई तो इसी भाई की आएगी, और ये इंपॉर्टेंट है, अच्छी परिभाषा है। क्या परिभाषा देता है, सुनो। ये कहता है कि पाठ्यक्रम एक कलाकार के हाथ में
वह साधन या माध्यम है। पाठ्यक्रम एक कलाकार के हाथ में वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा वह अपनी चित्रशाला में अपनी सामग्री को अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। क्लियर है? तो देखो, कनिंघम कहता है कि पाठ्यक्रम एक कलाकार के हाथ में वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा वह अपनी चित्रशाला में अपनी सामग्री को अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। अब इस परिभाषा के अंदर ये जो परिभाषा दी गई है ये इंपॉर्टेंट परिभाषा बन जाती है विद्यार्थी मित्रों। और इंपॉर्टेंट परिभाषा बन कैसे जाती है तो ध्यान रखना, इस परिभाषा के अंदर आपको कुछ बातें याद रखनी है। जैसे कि एक शब्द याद करने के लिए मैं कह दूं खाली, तो वो है कलाकार। जिस परिभाषा में कलाकार शब्द आ जाए वो परिभाषा किसकी हो जाएगी? कनिंघम की हो जाएगी। लेकिन फिर मैंने इसको वेरी इंपॉर्टेंट कहा क्यों? इसको इंपॉर्टेंट मैंने कहा क्यों? वो इसलिए मैंने कहा क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही स्पेशल चीज होने वाली है। वो इस परिभाषा के शब्दों के ऊपर भी सवाल दे चुका है एग्जाम में। कैसे? उसने ये पूछ चुका एग्जाम में कि साहब कनिंघम ने सामग्री की तुलना किसके साथ की है। एग्जाम में वो पूछ चुका है कि सामग्री की तुलना किसके साथ की है, और तब वहां दिक्कत में आ गए थे लोग। तो हमें दिक्कत में नहीं आना है, क्या करना है वो देखो। जैसे मान लो कुछ शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जैसे मान लीजिए एक शब्द हुआ है कलाकार, एक हुआ है साधन या माध्यम, एक हुआ है साहब वह चित्रशाला, एक हुआ है साहब अपने सामग्री, और एक हुआ है आदर्श। क्लियर है? कलाकार, साधन या माध्यम, चित्रशाला, सामग्री और आदर्श। अब आप ये सोचो, कलाकार की बात कर रहा है कि साहब कलाकार। अब एक बात बताओ, जब आप एज ए टीचर स्कूल में जाओगे तो कलाकार कौन है? बच्चों को पढ़ाते समय कलाकार कौन है? कलाकार आप हो। इसका मतलब आप एक शिक्षक हो। तो जो कलाकार शब्द की तुलना की गई है वो किसके साथ की गई है? शिक्षक के साथ, कि शिक्षक होता है कलाकार। लेकिन चित्रशाला क्या? तो इसको थोड़ा सा पहले ऊपर में लिख दूं, कलाकार तो हो गया शिक्षक। अब बात आती है साहब साधन या माध्यम। अब सीधी सी बात है, आप जब क्लास में घुसते हो तो पढ़ाते ही तो हो, लेकिन पढ़ाते क्या हो? वही जो उनके सिलेबस पे दे रखा है। मतलब हमें पाठ्यक्रम करवाने से मतलब है, हम उनका पाठ्यक्रम करवाने वहां जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, साधन या माध्यम जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम। अब चित्रशाला क्या है? तो सीधी सी बात है, आप बच्चों को जब पढ़ाने जाओगे तो ऐसे तो है नहीं कि कहीं खेत में टेंट लगा के बैठे हैं, कि कहीं छत पे बैठा लिया, कहीं भी बैठा लिया बच्चों को, ऐसा नहीं। बाकायदा स्कूल होगी, स्कूल के अंदर अपनी कक्षा में जाकर के आपको बच्चों को पढ़ाना है। तो आपके लिए जो आपकी चित्रशाला जो है वो क्या होगा? आपका स्कूल यानी कि विद्यालय। अब सामग्री, तो सामग्री मतलब पढ़ाओगे किसको? बच्चों को ही तो पढ़ाओगे। तो सामग्री किसे कहेंगे? तो सामग्री हम कहेंगे विद्यार्थी को, क्योंकि पढ़ाना हमें किसको है? स्टूडेंट को। तो हमारे लिए हमारी सामग्री कौन हो जाएगा? विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट। अब आदर्श बचता है। आदर्श क्या है? तो ध्यान रखिए विद्यार्थियों, प्रत्येक शिक्षक का अपना एक आदर्श होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक टीचर बन जाता हूं, और टीचर बनने के बाद मैं कक्षा में घुसता हूं, तो मेरा आदर्श होगा कि मेरे सभी बच्चे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों,
जीवन में सफलता के झंडे वो गाड़ दें, सफलता के परचम प्राप्त करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मेरा उद्देश्य है कि बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करें। तो जिस उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए आप कक्षा में जाते हो पढ़ाने, वो उद्देश्य ही आपका क्या होता है? आदर्श। तो आदर्श से तात्पर्य है आपके उद्देश्य। क्लियर है? तो एग्जाम के अंदर उसने पिछली बार क्या पूछा था कि कनिंघम ने सामग्री की तुलना किसके साथ की है, और आंसर क्या था? विद्यार्थी। तो अब आपके सामने सारी कहानी शीशे की तरह साफ है कि कनिंघम की परिभाषा पूछ ले तो कलाकार शब्द से पहचान लेनी है। कलाकार किसे कहा? तो शिक्षक को कहा। साधन माध्यम किसे कहा? तो पाठ्यक्रम को कहा। चित्रशाला किसे कहा? तो विद्यालय को कहा। सामग्री किसे कहा? तो विद्यार्थी को कहा। और आदर्श किसे कहा? तो उद्देश्य को कहा। इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर अगले पेज पर बढ़ते हैं अपन। अच्छे से इसके ऊपर दृष्टिपात कीजिए। चलिए जी, अब सुनो। अब साहब यहां एक बात क्लियर हो चुकी है कि पाठ्यक्रम के ऊपर 3 परिभाषाएं हमने पढ़ी। अब अगला कंटेंट क्या? तो ध्यान रखना, लैंग्वेज के रूप में लिख रहा हूं, केवल विषय वस्तु से संबंधित, केवल विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान को पाठ्यक्रम की संज्ञा दी जाती है। किंतु पाठ्यक्रम के अंतर्गत, किंतु पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ्य सहगामी क्रियाओं को जोड़ देने पर किंतु पाठ्य सहगामी क्रियाओं को जब इसमें जोड़ दिया जाता है, इसे पाठ्यचर्या की संज्ञा दी जाती है। क्लियर है? अब यहां पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं पाठ्य सहगामी क्रिया का। अब पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती कौन कौन सी है? तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के जो एग्जांपल्स हैं वो है साहब, जैसे खेलकूद, वाद विवाद, भाषण, नृत्य संगीत आदि। क्लियर है? तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज में खेलकूद है, वाद विवाद है, इसके अलावा आपके भाषण है, नृत्य संगीत है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। क्लियर है? तो सीधी सी कहानी ये आपके सामने मैंने रख दी है। तो अब यहां पर हमें ये पता चल गया है कि पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यचर्या क्या होता है। हमें यह भी पता चला कि साहब इस पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या क्या एग्जाम्पल्स आते हैं, क्या क्या परिभाषा आती है। अब हम एक नए कंसेप्ट के ऊपर बढ़ने वाले हैं इसी के अंदर। तो एक बार इसको फटाफट से देख लीजिए, जल्दी से अपना एक बार सरसरी नजर से एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सुने। अब साहब नेक्स्ट जो इसका कंटेंट आता है वो आता है साहब पाठ्यक्रम का स्वरूप, यानी कि फॉर्मेट ऑफ सिलेबस। तो पाठ्यक्रम का स्वरूप है क्या? तो देखो, स्वरूप का मतलब होता है अर्थ, स्वरूप का मतलब होता है फॉर्मेट। अब फॉर्मेट के अध्ययन के लिए हमें काल का अध्ययन करना पड़ेगा, समय का अध्ययन करना पड़ेगा। और समय और काल आप सभी जानते हैं 3 प्रकारों में बांटा जाता है, जो बीत चुका, जो चल रहा है और जो आगे आएगा। जो बीत चुका वो तो भूतकाल है, जो चल रहा है वो वर्तमान काल है, और जो किसी ने नहीं देखा वो भविष्य काल है।
तो अगर हम भविष्य की बात तो कर नहीं सकते, हम तो उसी का अध्ययन कर सकते हैं जो या तो वर्तमान में चल रहा हो या बीत चुका हो। तो अपन पाठ्यक्रम का स्वरूप भी दो कालों के अंतर्गत तोड़ के पढ़ते हैं। पाठ्यक्रम का स्वरूप भी दो कालों में तोड़ करके पढ़ते हैं, एक तो प्राचीन काल के आधार पर और एक वर्तमान या आधुनिक काल के आधार पर। क्लियर है? तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं प्राचीन काल के अंतर्गत। तो प्राचीन काल में चाहे पाठ्यक्रम की बात करूं चाहे मैं शिक्षा की बात करूं, बात एक ही होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, पाठ्यक्रम और शिक्षा प्राचीन काल में कैसी प्रक्रिया थी? द्विमुखी प्रक्रिया थी, डाइपोलर प्रोसेस थी। और इस द्विमुखी प्रक्रिया के अंदर पहला मुख था शिक्षक और दूसरा मुख था विद्यार्थी। शिक्षक और विद्यार्थी, सारी कहानी इन दोनों की आगे पीछे घूमती थी। और प्राचीन काल के अंदर आप तो सभी जानते हैं, सब विद्वान हैं, कि संपूर्ण शक्तियां टीचर के पास हुआ करती थी। बहुत ही कड़क टीचर हुआ करते थे पहले, बहुत ही जबरदस्त टीचर हुआ करते थे। गुरु होते थे तो डांटते भी थे, दंड भी देते थे, काफी मतलब ऐसा लगता था कि सब कुछ हमारे माता पिता की छवि उसी गुरु के अंदर नजर आती थी। तो प्राचीन काल में संपूर्ण शक्तियां, चाहे माता पिता ने टीचर को दे रखी हो चाहे टीचर के पास खुद हो, संपूर्ण चीजें इर्द गिर्द जिसके घूमती थी वो टीचर था। इसका मतलब प्राचीन कालीन पाठ्यक्रम किसके ऊपर केंद्रित था? शिक्षक केंद्रित था। और ये बात हमें जिस महोदय ने बताई उसका नाम है जॉन एडम्स। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि प्राचीन काल में पाठ्यक्रम या शिक्षा कितने मुखी प्रक्रिया थी? तो आप बताएंगे द्विमुखी। किस किस के बीच चलती थी प्रक्रिया? तो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में। प्राचीन कालीन पाठ्यक्रम या शिक्षा किसके ऊपर केंद्रित थी? तो शिक्षक केंद्रित। और यह बात हमें किसने बताई थी? तो जॉन एडम्स। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन साहब इसका अब एक नवीन फॉर्मेट हमें पता चला, और वो नवीन फॉर्मेट है वर्तमान काल का। अब वर्तमान काल में शिक्षा जो है और पाठ्यक्रम जो है वो कितने मुखी प्रक्रिया बन चुका है? त्रिमुखी प्रक्रिया। यानी आज के टाइम पर शिक्षा और पाठ्यक्रम को त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में माना जाता है, ट्राइपोलर प्रोसेस के रूप में माना जाता है। अब वो त्रिमुखी प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? तो शिक्षक है, विद्यार्थी है और साहब आपके खुद अब पाठ्यक्रम है। यानी कि त्रिमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत अब पहला मुख शिक्षक, दूसरा विद्यार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम है। और अब संपूर्ण शक्तियां बालक के पास में है। अब संपूर्ण शक्तियां किसके पास में है? बालक के पास में है। क्योंकि अब आरटीई हो, चाहे एनसीएफ हो, चाहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, चाहे समग्र शिक्षा अभियान हो, चाहे कोई सा भी अभियान हो, संपूर्ण चीजें बालक के ऊपर केंद्रित है। बालक को सोच समझ करके, बालक के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए आगे की क्रियाएं अब करवाई जाती हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो सीधी बात यह है कि अब शिक्षा प्रक्रिया और पाठ्यक्रम बाल केंद्रित हो चुका है। और ये बात हमें जॉन डीवी तथा रायबर्न ने बताई थी। क्लियर है? तो अब आपसे एग्जाम में सीधा पूछे कि प्राचीन कालीन पाठ्यक्रम या शिक्षा प्रक्रिया कितने मुखी प्रक्रिया थी, तो आप बता देंगे द्विमुखी। किस किस के बीच चलती थी? तो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में। किसके ऊपर केंद्रित थी? तो शिक्षक केंद्रित थी। ये बात किसने बताई? तो जॉन एडम्स ने बताई। जबकि वर्तमान काल में अब ये कितने मुखी बन चुकी है? त्रिमुखी बन चुकी है। वो तीन मुख कौन कौन से हैं? तो शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम है।
अब किसके ऊपर केंद्रित है? तो बाल केंद्रित है, और ये बात हमें किस किसने बताई? तो जॉन डेवी और रायबर्न के द्वारा बताई गई। क्लियर है? एक बार इसको फटाफट से देख लीजिए, फिर बढ़ते अपन अगले कंसेप्ट पर। चलिए जी, यहां पर जाकर के ये पाठ्यक्रम वाला कंसेप्ट तो होता है खत्म। पाठ्यक्रम से रिलेटेड अपन ने 2-3 चीजें पढ़ ली हैं। अब जो अगला कंसेप्ट हमारे आंखों के सामने आने वाला है वो है ये शिक्षा। इस एजुकेशन शब्द के ऊपर काफी पहले भी चर्चा हो चुकी है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, और आगे भी होती रहेगी, लेकिन हमें इसमें एग्जाम को क्रैक करने के लिए पढ़ना क्या है, बस वो समझें। तो ये जो शिक्षा है, सबसे पहले तो इस शिक्षा को अगर हम शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से देखते हैं तो इस शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से मानी जाती है? संस्कृत भाषा से, क्योंकि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, काफी प्राचीन। तो शिक्षा संस्कृत भाषा के एक शब्द से बना है, और वो शब्द है शिक्ष धातु। यानी कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना, यानी कि ज्ञान लेना या ज्ञान देना। अब साहब, इस शिक्षा का एक अर्थ में ये भी निकालता हूं, ये शिक्षा करती क्या है? तो साहब जैसे मान लो 2 व्यक्ति हैं, एक मैं हूं जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, अनुशासित है, और एक दूसरा व्यक्ति जो है वो अनपढ़ है और उसका व्यवहार भी थोड़ा मेरे से अलग है। तो जैसे मान लो हम दोनों व्यक्ति यहां पर खड़े हो जाएं, तो हम दोनों व्यक्तियों की किस चीज में आपको अंतर पकड़ में आएगा? तो हम दोनों व्यक्तियों जिस चीज में आपको अंतर पकड़ में आएगा वो है हमारा व्यवहार। मेरा व्यवहार थोड़ा अच्छा होगा, अनुशासित होगा, उसका व्यवहार थोड़ा सा अनियंत्रित होगा, वो अमर्यादित तरीके से काम करेगा। तो लेकिन अगर उस अनपढ़ व्यक्ति को भी शिक्षा दे दी जाए तो सीधी सी बात है उसके व्यवहार का क्या हो जाएगा? शुद्धिकरण। यानी कि जो हमें जानवर से इंसान बनना सिखाती है वो शिक्षा है, जो हमें और हमारे व्यवहार का शुद्धिकरण करती है वही शिक्षा है। एजुकेशन इज ए प्रोसेस टू प्योरीफाई आवर बिहेवियर। ठीक है, तो साहब ये है। तो हिंदी का पूछे तब तो ये बता देना है संस्कृत भाषा शिक्षित धातु सीखना सिखाना, लेकिन आजकल जो ट्रेंड में है वो है साहब ये वाला शब्द, और ये क्या है? एजुकेशन। इस शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है, और इस एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से मानी जाती है? लैटिन भाषा से मानी जाती है। और एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम से मानी जाती है, और एजुकेटम का मतलब है प्रशिक्षण देना। क्या देना? प्रशिक्षण देना। अब इस एजुकेटम शब्द की उत्पत्ति भी 2 शब्दों से मानी गई है, और वो 2 शब्द हैं ई प्लस ड्यूको। ई का मतलब है अंदर से, और ड्यूको का मतलब है बाहर निकालना। क्लियर है? ई का मतलब है अंदर से और ड्यूको का मतलब है बाहर निकालना। लेकिन इस ई प्लस ड्यूको की उत्पत्ति भी एक अलग शब्द से हुई है जिसको हम कहते हैं एजुकेयर। अब यहां इस केयर शब्द का मतलब क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। तो केयर शब्द का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपके माता पिता आज आपसे ये कहें कि वो आपकी केयर करते हैं साहब, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपके माता पिता ने आपकी जीवन पर्यंत देखभाल की है, आपकी देखरेख की है, आपका पालन पोषण किया है। तो यही इसका अर्थ है। एजुकेयर से तात्पर्य है पालन पोषण
देखभाल और देखरेख। लेकिन इस एजुकेट शब्द की उत्पत्ति भी एक शब्द से मानी जाती है और वो है एजुसियर। और इस एजुसियर शब्द का अर्थ वही है जो ड्यूको का था, और ड्यूको का अर्थ क्या था? बाहर निकालना। और मजे की बात यह है कि आपको याद यही रखना है, एजुसियर, क्योंकि वो कल को पूछ ले कि शिक्षा का सबसे मान्य अर्थ कौन सा है, तो आपको क्या बताना है? एजुसियर बताना है, जिसका अर्थ है बाहर निकालना। क्लियर है? तो कुछ बातें मैंने बताई कि शिक्षा क्या करती है, व्यवहार का शुद्धिकरण। उत्पत्ति कौन सी भाषा से? तो संस्कृत भाषा से। कौन सी धातु से? तो शिक्षित धातु से। अर्थ क्या है? तो सीखना सिखाना। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजुकेशन। कौन सी भाषा? लैटिन भाषा। कौन सा शब्द? एजुकेटम। किससे बना? ई प्लस ड्यूको। ये किससे बना? एजुकेयर। और सबसे मान्य अर्थ कौन सा है? तो एजुसियर। यानी मैं इसके सामने लिख भी देता हूं कि यह सबसे मान्य अर्थ है। क्लियर है? ये सबसे क्या है? ज्यादा मान्य अर्थ माना गया है। क्लियर है? तो फटाफट से इसको एक बार देख लीजिए। यहां से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता ही आता है। इसके बाद अपन अगले कंसेप्ट की चर्चा करेंगे। इसको देख लीजिए फटाफट से एक बार, जल्दी से अपना दृष्टिपात इस पे कीजिए। चलिए जी, अब सुनिए। अब बात आती है कुछ परिभाषाओं की, डेफिनेशंस की, क्योंकि तो हर जगह है, ये तो हर टॉपिक में है। साइकोलॉजी लो, एसएसटी लो, संस्कृत लो, हिंदी लो, मेथड्स लो, सबके अंदर ये तो आएंगी आएंगी। अब ये किसकी परिभाषा है? शिक्षा की। तो सबसे पहले अपन जिसकी परिभाषा पढ़ने वाले हैं वो है नंबर 1 पे आपके गांधी जी। सबसे पहली परिभाषा हम पढ़ते हैं गांधी जी, यानी हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी क्या परिभाषा देते हैं? तो ये कहते हैं शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक का सर्वांगीण विकास। ठीक है? शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक का सर्वांगीण विकास, अर्थात उसके शरीर, कौमा आत्मा, कौमा मन व बुद्धि का सबसे अच्छा विकास। क्लियर है? तो क्या परिभाषा देते हैं ये कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक का सर्वांगीण विकास, यानी उसके शरीर, आत्मा, मन और बुद्धि का सबसे अच्छा विकास। अब आपको इसमें याद क्या रखना है? केवल ये शब्द याद रखना है, और वो क्या है? सर्वांगीण विकास। जिस परिभाषा में जहां पर भी सर्वांगीण विकास शब्द की चर्चा होगी वो परिभाषा केवल एक व्यक्ति की होगी, और वो व्यक्ति कौन होंगे? वो व्यक्ति साहब हमारे गांधी जी होंगे। क्लियर? दूसरी परिभाषा विद्यार्थी मित्रों हम जो पढ़ते हैं वो परिभाषा है विवेकानंद जी के अनुसार। किसके अनुसार? विवेकानंद जी के अनुसार। अब ये जो विवेकानंद जी की परिभाषा है ये भी एक अलग ही लेवल की परिभाषा है, जो कि मान्यता दिखाती है शाब्दिक अर्थ के साथ में। वो शाब्दिक अर्थ जो नजर आता है हमें एजुसियर के रूप में, बाहर निकालना। यानी ये कहते हैं कि आप बालक को ज्ञान मत दो, बालक में तो ज्ञान पहले से ही है, आपको तो उस व्यक्ति में से ज्ञान को बाहर निकालना है। यानी कि ये कहते हैं कि बालक की
बालक की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। क्लियर है? बालक की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। मतलब बालक को ज्ञान मत दो, ज्ञान तो उसमें पहले से ही है। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। तो इस परिभाषा को याद कैसे रखना है वो समझे आप। इस परिभाषा को अगर आपको याद रखना है तो आपको सिर्फ एक शब्द ध्यान रखना पड़ेगा, अंतर्निहित पूर्णता। जहां पर भी अंतर्निहित पूर्णता होगी वहां कौन हो जाएंगे? विवेकानंद जी। क्लियर बात है? फटाफट से इसको देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगली परिभाषा पे। चलिए जी, तीसरी परिभाषा हम पढ़ते हैं अरस्तु के अनुसार। एरिस्टोटल, यूनानी दार्शनिक, मनोविज्ञान के जनक, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि शिक्षा बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करती है ताकि वह परम सत्य, शिव व सुंदर का चिंतन करने योग्य बन सके। क्लियर है? तो शिक्षा क्या है? बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करती है ताकि वो परम सत्य, शिव और सुंदर का चिंतन करने योग्य बन सके। अब आप सोचो इस परिभाषा में ऐसा क्या छुपा हुआ है जिसको आपको याद रखना है, और याद क्या रखना है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको ये 3 शब्द याद रखने हैं, सत्य, शिव और सुंदर। जहां पर भी सत्य, शिव और सुंदर की बात होती हुई नजर आएगी वो निश्चित रूप से एक ही व्यक्ति की परिभाषा होगी, और वो है अरस्तु के अनुसार। इसके अलावा चौथी परिभाषा हम देखते हैं पेस्टोलॉजी के अनुसार। अब पेस्टोलॉजी जी क्या कहते हैं तो ये सुनो। पेस्टोलॉजी कहते हैं कि बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। क्लियर है? बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। अब आंतरिक शक्तियों की बात कर रही हैं, यानी कि इनकी परिभाषा में और विवेकानंद जी की परिभाषा में मुझे तो कोई अंतर महसूस नहीं हो रहा है। इसका मतलब आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है एक ये शब्द, और इस शब्द का नाम है आंतरिक शक्तियां, इंटरनल पावर्स। जहां पर भी आंतरिक शक्तियां होंगी वहां कौन हो जाएगा? पेस्टोलॉजी हो जाएगा। और ये पेस्टोलॉजी कौन है? ये पेस्टोलॉजी वही है जिसने अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था और बेबी बायोग्राफी नामक एक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण इन्होंने प्रस्तुत किया था। फटाफट से एक बार इसके ऊपर दृष्टिपात कीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं अगले कंटेंट पर। चलिए जी, अब साहब 5वीं परिभाषा का नंबर आता है, और 5वीं परिभाषा है बौद्ध धर्म के अनुसार, वही जिसके संस्थापक महात्मा बुद्ध माने जाते हैं। ये क्या है? तो ये क्या परिभाषा देते सुनिएगा कि जो हमें निर्वाण दिला दे वही शिक्षा है।
जो हमें निर्वाण दिला दे वही शिक्षा है। अब साहब इसमें वैसे तो ये बहुत आसान परिभाषा है, लेकिन फिर भी जब हम धर्म विशेष की बात करते हैं तो कुछ परिभाषाओं का मिला जुला स्वरूप नजर आता है, एक जैसी नजर आती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें? तो ध्यान रखना, हमें इस एक परिस्थिति में एक ही शब्द याद रखना है, वो है निर्वाण। जिस परिभाषा में निर्वाण शब्द दे रखा होगा वो निश्चित रूप से एक ही व्यक्ति की परिभाषा होगी, और वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि कौन होंगे? महात्मा बुद्ध, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक है, और वो परिभाषा हो जाएगी बौद्ध धर्म के अनुसार। इसके अलावा एक परिभाषा है साहब जैन धर्म के अनुसार, वह जैन धर्म जिसके संस्थापक है महावीर स्वामी। ये क्या कहते हैं? तो ये भी मिलीजुली प्रतिक्रिया देते हैं। ये कहते हैं कि जो हमें मोक्ष दिलवा दे वही शिक्षा है। जो हमें मोक्ष दिला दे वही शिक्षा है। अब इसमें हमें क्या याद रखना है? तो ध्यान रखना, अगर निर्वाण आता है परिभाषा में तब तो बौद्ध धर्म है, लेकिन इनकेस अगर गलती से मोक्ष शब्द आ रहा है तो फिर वो परिभाषा किसी भी कंडीशन में बौद्ध धर्म की नहीं होगी। वो कौन सा धर्म हो जाएगा? जैन धर्म। और इसके बाद अपन एक परिभाषा और लेते हैं, वेदों के अनुसार। किसके अनुसार? वेदों के अनुसार। अब वेद क्या कहते हैं? तो आप तो जानते ही हैं, वेदों की संख्या जो है वो 4 है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। और वेदों की रचना देववाणी, देवभाषा यानी कि संस्कृत में की गई है। तो एक सूक्ति आई है वेदों में, जिसको विशेष रूप से ऋग्वेद में हम देखते हैं, सा विद्या या विमुक्तये, सा विद्या या विमुक्तये। और इसका एक अर्थ निकलता है, और वो क्या है? अर्थात जो हमें मुक्ति दिला दे वही शिक्षा है। क्लियर है? जो हमें क्या दिला दे? मुक्ति दिला दे वही शिक्षा है। और इस परिभाषा में आपको जो शब्द याद रखना है वो है मुक्ति। जिस परिभाषा में मुक्ति दिलाई जा रही होगी वो परिभाषा हर हाल में किसकी हो जाएगी? वेदों के अनुसार हो जाएगी। फटाफट से इसको देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। दृष्टिपात कीजिएगा इन टॉपिक्स के ऊपर। चलिए जी, अब सुने। अब ये तो हमें पता चल ही गया है कि शिक्षा क्या है और शिक्षा का क्या क्या परिभाषा दी गई है, लेकिन अब आता है शिक्षा के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ एजुकेशन। वो सीधा पूछता है एग्जाम में, तो आपको यही बताना है कि जो शिक्षा है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। देयर आर 3 टाइप ऑफ एजुकेशन इन आवर सिस्टम। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक तो होती है औपचारिक शिक्षा, एक होती है अनौपचारिक शिक्षा, और एक होती है निरौपचारिक शिक्षा। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ एजुकेशन, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। अब इनको एग्जाम में पहचाने कैसे कि कौन सी शिक्षा तो औपचारिक है, कौन सी शिक्षा अनौपचारिक है, या कौन सी शिक्षा निरौपचारिक, इसकी बातें हम करेंगे। इसको एक बार देख लीजिए, फिर अगले पेज के ऊपर हम एक एक करके इनको लेते हुए चलते हैं और पढ़ते हुए देखते हैं कि आखिर इस शिक्षा के प्रकार निकले कैसे, आए कैसे। जल्दी से देख लीजिएगा। चलिए जी, अब सबसे पहला प्रकार हम लेते हैं औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन।
अब किसी भी शिक्षा को जब हमें पता लगाना हो कि वो कौन से प्रकार की है या कौन से प्रकार की नहीं है, तो फिर भैया हमें दो बातें ध्यान रखनी पड़ती है, उद्देश्य प्लस परिस्थिति। ये दो शब्द विशेष ध्यान रखना, तब तो आप तुरंत बता दोगे कि शिक्षा का कौन सा प्रकार है। तो ध्यान रखना, जिस शिक्षा में उद्देश्य निश्चित हो, उद्देश्य निश्चित हो और परिस्थिति भी निश्चित हो, ध्यान दें, उद्देश्य भी निश्चित हो और परिस्थिति भी निश्चित हो, तो वो शिक्षा कौन सी शिक्षा कहलाएगी? औपचारिक शिक्षा कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे 10वीं की परीक्षा देनी है, तो इसका मतलब 10वीं की परीक्षा पास करना मेरा उद्देश्य है। अब लेकिन मुझे डेली स्कूल भी तो जाना पड़ेगा ना, और जो डेली मैं स्कूल जाके बैठ रहा हूं उसका मतलब परिस्थिति निश्चित है। तो कुल मिलाकर के औपचारिक शिक्षा में उद्देश्य परिस्थिति दोनों निश्चित होते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल स्कूली शिक्षा, इसके अलावा कॉलेज शिक्षा, इसके अलावा विश्वविद्यालय शिक्षा, इसके अलावा कोचिंग शिक्षा आदि। ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? औपचारिक शिक्षा के। क्यों? क्योंकि इनमें उद्देश्य भी निश्चित होता है और इनके अंदर परिस्थितियां भी निश्चित होती है। विद्यार्थी मित्रों, ये बात अपने जीवन में, अपने कानों में अच्छे से डाल लेना। क्लियर है? फटाफट से देख लो, फिर दूसरे प्रकार पर आते हैं। देखते हुए चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण ये कंसेप्ट्स आपके सामने आ रहे हैं जो एग्जाम में बार बार, हर बार और इस बार भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा दूसरा प्रकार है अनौपचारिक शिक्षा। अब इसके बारे में कैसे पता लगाएं कि ये क्या है? तो मैंने पहले भी बताया था, दो शब्दों से ही पता चलेगा। एक तो उद्देश्य और एक परिस्थिति। क्लियर है? तो ध्यान रखना, जो अनौपचारिक शिक्षा होती है उसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता, उसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता, ना उसमें उद्देश्य निश्चित होता है, ना उसमें परिस्थितियां निश्चित होती है, कुछ निश्चित नहीं होता विद्यार्थी मित्रों। तो ठीक है ना? और इसके अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो जैसे कि परिवार से प्राप्त शिक्षा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक विशेष चीज जो आपको दिखाई देगी वो इसके अलावा आपको बोल सकती है दादाजी से प्राप्त शिक्षा, इसके अलावा आपके हो गई सड़क चलते समय प्राप्त शिक्षा आदि। ये किस में आती है? ये आती है साहब अपने अनौपचारिक शिक्षा में। क्यों आती है? क्योंकि इसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता, ना तो इसमें उद्देश्य निश्चित होता है और ना ही इसमें किसी प्रकार की परिस्थिति निश्चित होती है। फटाफट से इसको देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन अगले कंटेंट पर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है विद्यार्थी मित्रों, बहुत काम आने वाले हैं आपके जीवन के अंदर, विशेष रूप से इस रीट के अंदर। अब लास्ट प्रकार हम देखते हैं, और लास्ट प्रकार है आपके नंबर 3 पर निरौपचारिक शिक्षा। और मैं आपको बता दूं कि एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो ये तीसरा प्रकार ही है। क्यों है? तो देखिएगा, दो शब्दों की चर्चा फिर करूंगा, उद्देश्य और परिस्थिति। तो ध्यान रखिएगा, निरौपचारिक शिक्षा में उद्देश्य तो निश्चित होता है, निरौपचारिक शिक्षा में उद्देश्य तो निश्चित होता है, लेकिन परिस्थिति साथ निश्चित नहीं होती। क्लियर है? केवल उद्देश्य निश्चित हो और परिस्थिति निश्चित ना हो तो वो निरौपचारिक शिक्षा है। वो कैसे? तो सुने। जैसे एक लड़का है, वो बीकॉम करना चाहता है,
लेकिन वो कॉलेज नहीं जाना चाहता, तो वो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी गया, फॉर्म भर दिया, वहां पर उसको किताबें पकड़ा दी गई, बोले इनको पढ़ना है और अगले साल के मार्च के महीने में एग्जाम लगेगा, वो दे लेना है, पढ़ाई करके आएगा तो पास हो जाएगा वरना फेल है। तो साहब लड़का बीकॉम तो कर ही रहा है, भाई बीकॉम तो हो ही रही है, लेकिन क्या वो कॉलेज गया? बोले नहीं साहब। इसका मतलब ये हुआ कि उद्देश्य तो पूरा हो रहा है पर परिस्थितियां पूरी नहीं हो रही है, निश्चित नहीं है। इसी वजह से डिस्टेंस एजुकेशन, पत्राचार शिक्षा, स्वयं पाठी विद्यार्थियों की शिक्षा, इसलिए कोटा इग्नू, कोटा ओपन विश्वविद्यालय इग्नू वगैरह सब किस में आते हैं? निरौपचारिक में। तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर एग्जांपल्स अगर हम लें तो जैसे एक तो हो गया इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसके अलावा एक आपके हो गया कोटा ओपन विश्वविद्यालय, एक आपके हो गया स्वयं पाठी बालकों की शिक्षा, एक इसके अलावा आपके हो गया दूरस्थ शिक्षा, एक साहब आपके हो गया पत्राचार शिक्षा। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। इसको एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपसे कंटेंट की बात करना चाहूंगा विशेष। फटाफट से देख लीजिए, फिर हम एक कंटेंट की बात करते हैं। तो यहां आकर के विद्यार्थी मित्रों अब एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि शिक्षा के प्रकार भी हमें पता चल चुके हैं, जो 3 प्रकार के हैं। शिक्षा का अर्थ पता चल चुका है, शिक्षा की परिभाषाएं हमें पता चल चुकी है, शिक्षा के प्रकार हमें पता चल चुके हैं, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या क्या होती है ये भी हमने कंसल्ट कर लिया है। तो पाठ्यक्रम से संबंधित, शिक्षा से संबंधित ये 2 बातें हमने कंसल्ट की। अब हम बात करेंगे शिक्षण व्यू रचनाओं से, टीचिंग स्ट्रेटेजीज से। और टीचिंग स्ट्रेटेजीज हमें वैसे तो 3 प्रकार की बताई जाती है, एक तो पाठ योजना, एक इकाई योजना और एक वार्षिक योजना। लेकिन हमें हमारे सिलेबस में 2 ही चीजें पढ़ने के लिए कहा गया है, लेसन प्लान पढ़ने के लिए कहा गया है और यूनिट प्लान पढ़ने के लिए कहा गया है, जिसकी चर्चा अभी हम करने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आज हमने पढ़े और आगे पढ़ते रहेंगे। तो आज की क्लास को हम रोकते हैं यहीं, अगले कंसेप्ट के लिए हम चर्चा करते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद और तैयारी करते रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।